नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम एक बहुत ही अहम भारत और सिंगापुर के बीच जो सामरिक प्रौद्योगिकी साझेदारी हुई है उस पर बात करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये हाल ही में हुई है और काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, ये सब हुआ जब सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग अपनी पहली भारत यात्रा पर थे 2 से 4 सितंबर 2025 को। और खास बात ये भी है कि ये यात्रा मतलब दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ पर हुई। सही कहा। और इसमें कई बड़े समझौते भी साइन हुए हैं। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन समझौतों की तह तक जाएं, समझें कि इनके मुख्य पहलू क्या हैं और दुनिया भर में जो व्यापार को लेकर तनाव चल रहा है उसके बीच ये साझेदारी इतनी खास क्यों है। हम इसके लिए जो भी जानकारी उपलब्ध है, विश्लेषण है, उनका सहारा लेंगे। ठीक है। ये समझौते मोटे तौर पर 5 खास क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जैसे सिविल एविएशन, स्पेस में सहयोग, स्किल डेवलपमेंट, फिर ये डिजिटल एसेट इनोवेशन और ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर। हाँ, काफी व्यापक दायरा है इनका। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है, और मैं कोट कर रही हूँ, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन भारत सिंगापुर साझेदारी के मजबूत स्तंभ हैं। उन्होंने एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और दूसरी डिजिटल तकनीकों में भी सहयोग बढ़ाने की बात कही। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये साझेदारी सिर्फ मतलब कुछ व्यापारिक समझौते नहीं है, इसका रणनीतिक महत्व कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा, किस तरह से? देखिए, ये भू राजनीति से जुड़ा है, टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने की जो कोशिशें हैं उनसे जुड़ा है, और दुनिया में जो समीकरण बदल रहे हैं उनसे भी इसका ताल्लुक है। तो एक तरह से ये दोनों देशों के लिए भविष्य की दिशा में एक अहम कदम है। तो शुरुआत कहाँ से करें? डिजिटल फाइनेंस वाला समझौता आरबीआई और सिंगापुर मॉनेटरी अथॉरिटी के बीच जो हुआ है। हाँ, वो एक अच्छा पॉइंट है शुरू करने के लिए। ये सुनने में तो बहुत तकनीकी लगता है, इसका असल मतलब क्या है आम लोगों के लिए? देखिए, ये समझौता दरअसल पहले से चल रही यूपीआई पे नाउ सिस्टम पर ही आधारित है। आपको याद होगा, इससे भारत और सिंगापुर के बीच पैसे भेजना आसान हुआ था। हाँ, बिल्कुल। तो अब इसे और बड़ा और बेहतर बनाया जा रहा है। जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने भी बताया, अब इसमें 13 और भारतीय बैंक जुड़ गए हैं। 13 और? तो कुल कितने हो गए? हाँ, कुल मिलाकर अब 19 बैंक इस सिस्टम का हिस्सा हो गए हैं, और ये 17 जुलाई 2025 से लागू भी हो चुका है। अच्छा। इसका सीधा असर ये होगा कि दोनों देशों के बीच मतलब रेमिटेंस, पैसे भेजने और मंगाने की क्षमता काफी बढ़ जाएगी। एक अनुमान है कि सालाना करीब $1 बिलियन का लेन देन हो सकता है इसके जरिए। $1 बिलियन? हाँ, और यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी सीधे लोगों की जिंदगी पर असर डाल रही है। ये सिर्फ पैसों का लेन देन आसान बनाना नहीं है। हाँ, मतलब ये दिखाता है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अब सीधे भू आर्थिक रणनीति का हिस्सा बन गया है, खासकर जब पारंपरिक व्यापार मार्ग तनाव में हो। ऐसा कुछ? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, बिल्कुल यही बात है। $1 बिलियन सालाना, ये तो बहुत बड़ी रकम है। इससे निश्चित रूप से उन लाखों लोगों को फायदा होगा जो काम या बिजनेस के लिए पैसा भेजते या पाते हैं। हाँ, निश्चित रूप से। पर क्या ये वाकई उन छोटे व्यापारियों या आम लोगों के लिए उतना ही आसान होगा जितना बड़े बिजनेस के लिए? मतलब जमीनी स्तर पर कोई चुनौतियां भी हो सकती हैं। देखिए, ये एक जायज सवाल है। टेक्नोलॉजी का फायदा पूरी तरह से पहुंचने में अक्सर थोड़ा समय तो लगता है। शुरुआत में शायद बड़े लेन देन या जो लोग टेक्नोलॉजी से ज्यादा वाकिफ हैं उन्हें आसानी हो। लेकिन अगर हम भारत में यूपीआई की सफलता को देखें तो वो बहुत तेजी से आम आदमी तक पहुंचाएं। तो उम्मीद यही है कि जैसे जैसे लोग इसे इस्तेमाल करेंगे, प्रक्रिया और सरल होगी, और छोटे व्यवसायों और आम नागरिकों के लिए भी ये उतना ही सुलभ हो जाएगा। ठीक है। चुनौतियां हो सकती हैं, जैसे जागरूकता फैलाना या इंटरफेस को और आसान बनाना, लेकिन इस समझौते का मकसद ही यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। ठीक है, समझ गई। अब उस पहलू पर आते हैं जिसे शायद इस पूरी साझेदारी का सबसे रणनीतिक हिस्सा माना जा रहा है, सेमीकंडक्टर्स। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सोच रही थी सिंगापुर इस फील्ड में भारत के लिए इतना अहम पार्टनर क्यों है? मतलब सिंगापुर ही क्यों? देखिए, इसकी मुख्य वजह है सिंगापुर की ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में जो खास जगह है। ये छोटा सा देश दुनिया के करीब 10% चिप्स बनाता है। 10%? हाँ, और जो सेमीकंडक्टर बनाने वाले उपकरण होते हैं, मशीनें होती हैं, उनमें तो इसकी हिस्सेदारी करीब 20% है। ओह! तो ये आंकड़े सिंगापुर को इस क्षेत्र में भारत की जो बढ़ती महत्वाकांक्षाएं हैं उनके लिए एक बहुत स्वाभाविक और मजबूत भागीदार बनाते हैं। और भारत के लिए भी एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है ना? सुनने में आया है कि भारत 2025 के अंत तक अपना पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च करने की तैयारी में है। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो सिर्फ इस्तेमाल करने वाले देश से
बनाने वाले देश बनने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम होगा। ऐतिहासिक कदम कह सकते हैं इसे। सरकार भी इसे लेके काफी गंभीर दिख रही है। ये जो PLI योजना है, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन, इसके तहत करीब 76,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। हाँ, 9.1 बिलियन के आसपास। हाँ, और इसमें से करीब 65,000 करोड़ तो मंजूर हुए प्रोजेक्ट्स के लिए दिए भी जा चुके हैं, ऐसा सुनने में आया है। बिल्कुल। अगस्त 2025 तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक भारत ने करीब 10 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे दी थी। 10 प्रोजेक्ट्स? हाँ, और इनमें कुल मिलाकर लगभग 1.6 ट्रिलियन मतलब 18 बिलियन से ज्यादा का निवेश होना है। वाह। बिल्कुल। और इस साझेदारी के समय को समझना भी जरूरी है। दुनिया भर में व्यापार का माहौल बदल रहा है। हाँ, वो तनाव की बात जो हमने शुरू में की थी। हाँ, कुछ स्रोतों के अनुसार जैसे अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ सामानों पर 50% तक टैरिफ लगाया है। इसमें वो रूसी तेल खरीदने के चलते अगस्त 2025 में लगाया गया 25% अतिरिक्त शुल्क भी शामिल बताया जाता है। अब हम इन दावों की पुष्टि तो नहीं कर रहे, पर ये वैश्विक संदर्भ है। अच्छा। तो ऐसे माहौल में भारत के लिए जरूरी हो गया है कि वो व्यापार के लिए नए और भरोसेमंद रास्ते तलाशें। और यहीं सिंगापुर की भूमिका आती है। बिल्कुल। सिंगापुर अपनी सेमीकंडक्टर विशेषज्ञता और पहले से मजबूत आर्थिक रिश्तों के साथ एक अहम रणनीतिक सहयोगी बनकर उभरता है। ये देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे दुनिया में चल रही ये बड़ी उठापटक इन दो देशों के बीच के समझौतों को आकार दे रही है। हाँ, मतलब ये सिर्फ व्यापार नहीं, ये सप्लाई चेन की सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्ता का भी सवाल बन गया है। बिल्कुल सही, यही हर्षिंग बात है। तो ये बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, फैक्ट्रियां लगेंगी, टेक्नोलॉजी आएगी, लेकिन सिर्फ फैक्ट्रियां खड़ी करना ही काफी नहीं होगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्हें चलाने के लिए हुनरमंद लोग भी तो चाहिए होंगे। इस दिशा में क्या हो रहा है? मैंने सुना है चेन्नई में कोई सेंटर बन रहा है जिसमें सिंगापुर मदद कर रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सही जानकारी है। चेन्नई में एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग बनाया जा रहा है। अच्छा। और ये खास तौर पर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें सेमीकंडक्टर भी शामिल है, उस पर फोकस करेगा। इसके लिए सिंगापुर की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन यानी SSIA हाँ, और भारत के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे NILET कहते हैं, NIELT, हाँ, इनके बीच एक MOU मतलब समझौता ज्ञापन साइन हुआ है। तो ये मिलकर स्किल डेवलपमेंट पर काम करेंगे। जी हाँ। और जरूरत कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि एक अनुमान है कि भारत को 2030 तक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में करीब 5 लाख 5 लाख? हाँ, 5 लाख हुनरमंद लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो ये साझेदारी सिर्फ ईंट पत्थर की फैक्ट्रियों बनाने के बारे में नहीं है, ये उन फैक्ट्रियों को चलाने के लिए दिमाग और हाथ तैयार करने के बारे में भी है। सही बात है, ये मानव पूंजी में एक बड़ा निवेश है। बिल्कुल। चलिए अब इंडस्ट्री और स्किल से हटकर बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक जुड़ाव की बात करते हैं। प्रधानमंत्री वोंग की यात्रा के दौरान JN पोर्ट जो मुंबई के पास है, हाँ, JNPT, हाँ, उसके PSA मुंबई टर्मिनल के दूसरे फेज का उद्घाटन भी हुआ। ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है? ये काफी बड़ा निवेश है। PSA इंटरनेशनल जो सिंगापुर की कंपनी है, उसने इसमें करीब $1.3 बिलियन लगाए हैं। 1.3 बिलियन डॉलर्स। हाँ, जी। इस विस्तार से टर्मिनल की कंटेनर संभालने की क्षमता दोगुनी होकर 4.8 मिलियन TEU हो गई है। दोगुनी? हाँ, TEU मतलब 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। ये कंटेनर मापने का स्टैंडर्ड तरीका है। इससे ये अब भारत का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल बन गया है। सबसे बड़ा? हाँ, ये 200 हेक्टेयर में फैला है और इसकी जहाज खड़ी करने की जगह, क्वे जिसे कहते हैं, वो 2 किलोमीटर लंबी है। मतलब कई बड़े जहाज एक साथ लग सकते हैं। ये तो जबरदस्त क्षमता विस्तार है। पर क्या मौजूदा सड़क और रेल कनेक्टिविटी इस बढ़ी हुई क्षमता को संभालने के लिए तैयार है? अक्सर पोर्ट विस्तार के साथ ये एक चुनौती होती है। ये चिंता बिल्कुल वाजिब है। देखिए, किसी भी पोर्ट की सफलता सिर्फ उसके अंदर की क्षमता पर नहीं, बल्कि बाहर की कनेक्टिविटी पर भी निर्भर करती है। सही कहा। सरकार इस बात से वाकिफ है और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स इसी दिशा में कदम हैं। हालांकि ये सच है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, मतलब काम चलता रहना चाहिए। बिल्कुल। और पोर्ट की बड़ी क्षमता का पूरा फायदा उठाने के लिए जमीनी कनेक्टिविटी को भी साथ साथ तेज गति से अपग्रेड करना होगा। ये दिखाता है कि आर्थिक विकास के लिए अलग अलग हिस्सों को एक साथ कैसे काम करना पड़ता है। सही कहा। और ये निवेश भारत और सिंगापुर के गहरे आर्थिक रिश्तों का भी सबूत है ना? बिल्कुल। सिंगापुर का भारत में निवेश कितना अहम है, जरा आंकड़ों में बताएं। बहुत ज्यादा अहम है।
सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। सबसे बड़ा। हाँ, और जहां तक सीधे विदेशी निवेश यानी एफडीआई की बात है, सिंगापुर 2000 से लेकर अब तक भारत में आने वाले कुल एफडीआई का लगभग 25%, एक चौथाई, हाँ। अकेले लाया है। 25%? जी। एफडीआई का मतलब है जब कोई विदेशी कंपनी भारत में सीधे कारोबार में निवेश करती है, और ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है। अच्छा। सिंगापुर लगातार 7 सालों से भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई लाने वाला देश बना हुआ है। 7 साल से लगातार? हाँ, मिसाल के तौर पर 2024-25 के वित्तीय वर्ष में सिंगापुर से करीब $15 बिलियन का एफडीआई आया, जो उस साल भारत में आए कुल एफडीआई का लगभग 19% था। 19%? ये आंकड़े वाकई दिखाते हैं कि दोनों देशों के बीच आर्थिक भरोसा कितना मजबूत है। बिल्कुल। गुजरात में गिफ्ट सिटी की भी काफी चर्चा रहती है। ये सिंगापुर और भारतीय बाजारों को जोड़ने में ठीक कैसे काम कर रही है? क्या ये वाकई एक बड़ा बदलाव ला रही है? हाँ, गिफ्ट सिटी, जो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है, वो वाकई एक पुल की तरह काम कर रहा है। पुल की तरह? कैसे? ये विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजारों तक पहुंचने का एक आसान और कुशल रास्ता दे रहा है। दिलचस्प बात यह है कि गिफ्ट सिटी के जरिए होने वाले कुल निवेश का करीब 85% भारत में ही आ रहा है। 85%? हाँ, और इसका एक बड़ा उदाहरण है गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी? हाँ, इसने सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाले SGX निफ्टी की जगह ले ली है। इसका मतलब यह है कि भारतीय बाजारों से जुड़े डेरिवेटिव्स जो पहले सिंगापुर में ट्रेड होते थे, अच्छा, वो अब भारत में ट्रेड हो रहे हैं। हाँ, उनका मुख्य ट्रेडिंग हब अब भारत की धरती पर GIFT सिटी में आ गया है। और ये कितना सफल रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि मई 2025 में GIFT निफ्टी में एक महीने का ट्रेडिंग वॉल्यूम $102.35 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। $102 बिलियन एक महीने में? जी, ये दिखाता है कि वित्तीय बाजार कितनी तेजी से जुड़ रहे हैं और पूंजी के आने जाने के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। कमाल है। ये तो हुई फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। एक और दिलचस्प समझौता हुआ है हरित और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर पर। हाँ, ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग। ये सुनने में थोड़ा भविष्य जैसा लगता है। इसका असल मतलब क्या है? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है समुद्री जहाजरानी के क्षेत्र को ज्यादा पर्यावरण अनुकूल और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाना। ओके। इसमें 2 मुख्य बातें हैं। एक, ऐसी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना जिससे जहाजों से होने वाला प्रदूषण कम हो, जैसे कि ग्रीन फ्यूल यानी हरित ईंधन का इस्तेमाल। ठीक है। दूसरा, डिजिटल तरीकों को अपनाना ताकि बंदरगाहों पर काम तेज और आसान हो सके, जैसे डिजिटल पोर्ट क्लियरेंस सिस्टम। इसमें हरित ईंधन की सप्लाई चेन बनाने में नए तरीकों मतलब इनोवेशन पर भी जोर है। अच्छा, तो एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी दोनों? बिल्कुल, और यहां भी दोनों देशों की ताकतें साथ आ रही हैं। भारत की ताकत है IT और ग्रीन फ्यूल बनाने की क्षमता। हाँ। और सिंगापुर दुनिया का एक बहुत बड़ा समुद्री केंद्र है, एक मैरीटाइम हब है। तो ये साझेदारी मिलकर समुद्री व्यापार में स्थिरता और कुशलता के नए मानक बना सकती है। ये भविष्य के समुद्री व्यापार की एक झलक है। ज्यादा टिकाऊ, ज्यादा डिजिटल कह सकते हैं। अब अगर सुरक्षा और रक्षा सहयोग की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में अप्रैल 2025 में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, हाँ, दुखद घटना थी वो। उसके बाद सिंगापुर के समर्थन के लिए आभार जताया और कहा कि आतंकवाद पर हमारी चिंताएं समान हैं। हाँ, और ये भी महत्वपूर्ण है कि शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के तियानजिन घोषणा पत्र में भी पहलगाम हमले की साफ तौर पर निंदा की गई थी, जिसका सिंगापुर ने भी समर्थन किया था। अच्छा। लेकिन सुरक्षा सहयोग सिर्फ आतंकवाद तक सीमित नहीं है। इसमें रक्षा टेक्नोलॉजी का सहयोग भी शामिल है, खासकर उभरते हुए क्षेत्रों जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, AI, ऑटोमेशन और बिना इंसान के चलने वाले जहाजों मतलब अनमैन्ड वेसल्स में। तो ये दायरा काफी बढ़ रहा है। हाँ, और मौजूदा जटिल भू राजनीतिक माहौल को देखते हुए इस तरह का सहयोग दोनों देशों के बीच बढ़ते सुरक्षा संबंधों को दिखाता है। अंतरिक्ष सहयोग का भी जिक्र हुआ है। इस पर एक नया MOU साइन हुआ है। जी हाँ। वैसे पहले से ही 20 से ज्यादा सिंगापुर में बने सैटेलाइट भारत से लॉन्च किए जा चुके हैं, है ना? हाँ, ये सहयोग पहले से चल रहा है। ISRO ने लॉन्च किए हैं। प्रधानमंत्री वोंग ने भी कहा कि मकसद ये है कि अंतरिक्ष विज्ञान में हम मिलकर क्या हासिल कर सकते हैं, उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, और इसमें इनोवेशन का पहलू भी जुड़ा है। 2025 में ही अगला भारत सिंगापुर हैकाथॉन भी होने वाला है। हैकाथॉन? हाँ, इसका मकसद है दोनों देशों के युवा टैलेंट को साथ लाना और उनकी क्षमताओं का इस्तेमाल करना।
ये दिखाता है कि ये साझेदारी सिर्फ सरकारों के बीच नहीं, बल्कि लोगों, खासकर युवाओं को भी जोड़ रही है। ये अच्छी बात है। आखिर में व्यापार समझौतों की समीक्षा की भी बात कर लेते हैं। हाँ, CCECA और आसियान FTA। हाँ, दोनों नेताओं ने भारत सिंगापुर के बीच जो CCECA समझौता है और आसियान के साथ भारत का जो मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA है, उनकी समय पर समीक्षा करने पर सहमति जताई है। CCECA का मतलब है कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। जी, CCECA 2005 में लागू हुआ था और उसके बाद से दोनों देशों के बीच सालाना व्यापार काफी बढ़ा है। कितना बड़ा है? करीब $20 बिलियन से बढ़कर 2023 में $52.2 बिलियन तक पहुंच गया। वाओ, दोगुने से भी ज्यादा। हाँ, तो समीक्षा का मकसद शायद यही है कि व्यापार को और कैसे बढ़ाया जा सकता है और मौजूदा जरूरतों के हिसाब से इसे कैसे ढाला जा सकता है। और यहाँ फिर से दुनिया भर में व्यापार की बदलती तस्वीर, खासकर वो अमेरिकी टैरिफ जैसे मुद्दे अहम हो जाते हैं। ये साझेदारी भारत को रणनीतिक विकल्प देती है। सही। हमें ये देखना होगा कि ये साझेदारी कितनी व्यापक है। ये टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा लगभग हर अहम क्षेत्र को छूती है। हाँ, ये बात तो है। इसके अलावा भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज जैसे संस्थागत मंच भी बनाए गए हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि इन समझौतों पर काम लगातार चलता रहे और उनमें गति बनी रहे। मतलब फॉलो अप भी होता रहेगा। बिल्कुल। कुल मिलाकर इसे रणनीतिक सहयोग का एक मॉडल कहा जा सकता है। ये दोनों देशों को न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा, बल्कि उन्हें दुनिया की अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए ज्यादा लचीलापन और जरूरी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता भी देगा। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें, तो लगता है कि ये सिर्फ कुछ अलग-अलग समझौते नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत और सिंगापुर के बीच एक बहुत गहरे, कई परतों वाले रणनीतिक जुड़ाव की तस्वीर पेश करते हैं और इसका असर आने वाले समय में टेक्नोलॉजी, व्यापार और इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमें एक सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या सवाल? जिस तरह से सेमीकंडक्टर और डिजिटल जुड़ाव पर जोर दिया जा रहा है, क्या ये साझेदारी भविष्य में एशिया में एक बिल्कुल नए सीमा पार डिजिटल इकोसिस्टम या मानकों को जन्म दे सकती है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। क्या ये गठजोड़ भविष्य में एशिया के अपने डिजिटल मानक स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जो शायद मौजूदा पश्चिमी या चीनी मॉडलों से अलग हों? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। क्या एशिया अपने डिजिटल मानक बना सकता है? हाँ, इस पर नजर रखना दिलचस्प होगा कि ये साझेदारी इस दिशा में क्या भूमिका